फ्रेंड्स, तो साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम एक सुपर क्वेश्चन के साथ आए हैं। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, बट ये आपके डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल हर जगह से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, रीड करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 13, 15 में एलिमेंट्स को एक नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में दे दिया है। तो मैं अगर ग्रुप 1 का देखूं, ठीक है, तो ग्रुप 1 में उन्होंने बोला है ए, बी, सी, डी, ई। तो इन्होंने ग्रुप 2 में क्या बोला है, एफ, जी, एच, आई, जे। एफ, जी, एच, आई, जे। देन उन्होंने ग्रुप 3 में क्या बोला है, ग्रुप 13 है। अब 13 उन्होंने 3 का नहीं दिया है, 13 का दिया डायरेक्टली KLMNO। ओके, तो ग्रुप हम देखेंगे 13 का, KLMNO। फिर आता है ग्रुप नंबर 15, PQRST। ग्रुप नंबर 15 में आता है PQRST। फिर अब जो हमारे पास इसके नेम्स हैं एलिमेंट्स के, फटाफट से हम वो एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में हमें पता है सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, लिथियम। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया मैंने, तो उन्होंने हम हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेन जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं, दैट उनके ऑर्डर वगैरह देखने हों तो वो लिथियम से ही स्टार्ट होते हैं। और यहाँ ऑर्डर्स, करेक्टर्स एंड ऑल सबके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो होएगा तो उसका लिथियम लेंगे। ऑब्वियसली एक और भी स्टेटमेंट दी हुई है, ये फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप बिलोंग्स टू सेकेंड एंड सिक्स्थ पीरियड रिस्पेक्टिवली एंड Z रिप्रेजेंट्स द कार्बोनेट आयन। तो उनका मतलब है कि जो सेकेंड जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ए है, दैट इज़ द सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड में क्या आता है, लिथियम। और सिक्स्थ पीरियड में जो है वो है ई। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और ग्रुप नंबर 2 का हम लिखेंगे, आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी। यहीं तक दिया, सिक्स्थ पीरियड तक, सेवेंथ नहीं दिया है। और ग्रुप नंबर 13 का आता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इंडियम, ग्लास में टी है। फिर आता है आपके पास जो नेक्स्ट ग्रुप आता है, दैट इज़ 15 नंबर। 15 नंबर का सेकंड एलिमेंट जो है, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी, दिस इज़ नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए, 15 ग्रुप है और लास्ट में 17 ग्रुप उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इट विल बी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन वी हैव SB, दैट इज़ टिन, एंड T से लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है हमें बिस्मुथ। फिर हमें एक और दिया हुआ है ग्रुप, उसको भी हम यहीं पर लिख लेंगे, ग्रुप नंबर 17। 17 में क्या नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, लेट मी सी। तो वो दिया हुआ है UVWXY, VWXY। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में ये वाला एलिमेंट। ओके, तो अब ये हमारे पास एलिमेंट्स की लिस्ट तो तैयार हो गई है। आप एक बार इसे वन शॉट देख लीजिए, ऑलमोस्ट एक हमारा पीरियोडिक टेबल ही तैयार हो गया शॉर्ट में। तो अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में उन्होंने टॉपिक 1 से क्या पूछा हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो उन्होंने बोला है कि जो O पॉजिटिव है दैट इज़ ग्रेटर देन द H2 पॉजिटिव। तो इसमें उन्होंने पोलराइजिंग पावर के बारे में पूछा है। तो हम देखेंगे O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, O रिप्रेजेंट्स, आई विल राइट इट विद अ डिफरेंट कलर ताकि आपको आंसर्स पता लगे। देन
ओ रिप्रेजेंट्स टी आई, तो टी आई प्लस इज ग्रेटर देन H2 प्लस विद देन Ca2 प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये वाली स्टेटमेंट्स को जस्ट पुट कर लेना है और लास्ट में देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू होल स्क्वायर वेयर p एंड q आर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑर्डर्स इन द गिवन 8 ऑर्डर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बता रहे हैं कितने p मतलब करेक्ट ऑर्डर्स हैं और कितने इनकरेक्ट ऑर्डर्स हैं, राइट। तो अब हम ये कैसे देखेंगे टी आई और सी ए में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स इसको हम देख सकते हैं पोलराइजिंग पावर, जैसे कि उन्होंने बताया है पोलराइजिंग पावर। तो फ्रेंड्स जो टी आई है, टी आई की पोलराइजिंग पावर Ca2 प्लस से ज़्यादा होगी, क्योंकि Ca2 प्लस तो सबसे पहली बात कि ये ऊपर है ग्रुप में, और जो टी आई है तो उसका साइज़ हमारा यहाँ पर बड़ा होगा, राइट। तो उसकी पोलराइजिंग पावर केटाइन की इंक्रीज़ होगी, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट पहली। तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड है T3 प्लस H3 प्लस एंड R3 प्लस स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। आप इसको मैच कर लीजिए। T3 प्लस मतलब Bi3 प्लस ग्रेटर देन Sb3 प्लस एंड ग्रेटर देन As3 प्लस। ये दिया हुआ है, बस मैंने ये जो लेटर्स थे उनको बस रिप्लेस करा है हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से। तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन पूछा है। तो केटाइन का साइज यहाँ पे हम देखेंगे Bi, Sb एंड As। Bi हमारा वेट, तो अब Bi हमारा हम देख सकते हैं ये रहा, Sb हमारा ये रहा और As हमारा ये रहा। सबसे ज़्यादा केटाइन का साइज़ किसका है, ये Bi का, ठीक है। तो और As का सबसे लेस है, तो इस केटाइन का साइज़ बड़ा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। अब आप पूछेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन में ये फैक्टर कहाँ से आया कि केटाइन बड़ा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि जो स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन होती है, फॉर कोई भी मेटल होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, अगर उसको केटाइन बनाना है तो उसका जो साइज़ होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ताकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर पाए और केटाइन बना पाए, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहीं पर वैसे ही हम देख सकते हैं केटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी अगर उसका साइज़ हमारा बड़ा होगा। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हुई। तो अब हम देखेंगे थर्ड क्या है, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है U माइनस V माइनस W माइनस X माइनस, और हमारा साइज़ के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, साइज़ का क्या ये ऑर्डर सही है या नहीं। तो थर्ड हम अब देखते हैं कि थर्ड हमारा आता है साइज़ का। तो U माइनस हमारा F माइनस था, एक्वस हैं सारे, ये ध्यान रखिए। देन ब्रोमीन माइनस, देन I माइनस। तो इनका बोल रहे हैं साइज़ किसका सबसे ज़्यादा होगा। अब आप सोचेंगे कि आई का तो साइज़ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो डाउन द ग्रुप होता है, बट नहीं, ये एक्वस में है। एक्वस में इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है, F माइनस के आसपास सारे जो H पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव होता है H का, वो बॉन्ड बना देता है और इसका साइज़ जो होता है दैट इंक्रीजेस, राइट। एंड ऑब्वियसली जो एनायन का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, और इससे भी हम निकाल सकते हैं कि जितना स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एनायन की, तो उसका हमारे अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है एनायन की तो उसका साइज़ भी ज़्यादा होना चाहिए। और स्टेबल एनायन तो हमें पता है फ्लोरीन F माइनस सबसे ज़्यादा है, तो उसका साइज़ भी सबसे ज़्यादा होगा, राइट।
अब उस ये भी मतलब ट्रू है। देन आपके पास आता है JV2 इज लेस देन IV2, और ये वाला इसका कोवेलेंट करेक्टर वो पूछ रहे हैं। तो अब चलते हैं फोर्थ वाले पे, राइट। फोर्थ पे क्या आता है, BaCl2। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि उन्होंने बोला है कि JV2, J स्टैंड्स फॉर, ढूंढिए जल्दी से J कहाँ पे आता है, BA, ओके। तो जो कोवेलेंट करेक्टर अब हम देखने जा रहे हैं और उसमें जो J आता है दैट इज़ BA। देन उसके बाद आता है I आता है SR, देन G आता है आपके पास MG, देन L आता है आपके पास, L इज़ AL, ओके। तो अब और सबसे ज़्यादा किसका कोवेलेंट करेक्टर बताया गया है, LV3 का। तो उसको लिख लें, BaCl2 SrCl2 MgCl2 देन AlCl3। अब इसमें कोवेलेंट करेक्टर अब आप देखिए किसका ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इसका कोवेलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट करेक्टर मैं आपको बता दूँ, जब मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है, मतलब अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, और अगर ग्रुप में बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो आपको मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब कोवेलेंट बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि जो AL है वो आपका आ रहा है आगे, मतलब उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और MgCl2 का कोवेलेंट करेक्टर अब ये Mg सबसे नीचे होता है, फिर SR होता है, फिर Ba, राइट। तो इसको अब हम देखें अपने पीरियोडिक टेबल में, तो AL हमारा आ रहा है यहाँ और Mg आ रहा है यहाँ, फिर Ca, देन SR, देन Ba। तो अब Mg कहाँ है, सबसे ऊपर, और वो जा रहा है नीचे की तरफ, तो उसका मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज़, और कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज़। मतलब Mg का सबसे ज़्यादा है बट AL का उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो पीरियड में राइट की तरफ है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा ट्रू आ रहा है। देन फिफ्थ आता है पार्ट हमारा MgCO3, क्योंकि यहाँ Z है, और CaCO3, देन SrCO3, देन BaCO3। तो थर्मल स्टेबिलिटी उन्होंने पूछी है। अगर कोवेलेंट अच्छा होगा देन थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। अब CaSrBa को हम मैप करते हैं, Mg कहाँ है और CaSrBa, कोवेलेंट ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी। अगर आयनिक होएगा तो फिर वो टूट जाएगा ना। फिर उसके बाद आता है आपका LiCl, NaCl, KCl, RbCl, देन CsCl। अब इसमें पूछा है दोबारा थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी अब फिफ्थ पॉइंट में आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि ये पॉइंट हमारा फॉल्स है। वो क्यों? अब आप पूछेंगे ये फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए है क्योंकि जितना आयनिक करेक्टर होता है, आपने सुना होगा आयनिक सॉलिड्स मतलब हीट बहुत बर्दाश्त करते हैं, राइट। उनको तोड़ने के लिए बहुत इमेंस हीट चाहिए होती है। तो जितना आयनिक होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। बट यहाँ तो उल्टा आ रहा है ना, तो इसको हम फॉल्स बोलेंगे। अब यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी दोबारा पूछी है, तो यहाँ पे तो ट्रू है, राइट। तो फ्रेंड्स अब इस ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप का ये है, तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी, थर्मल स्टेबिलिटी LiCl की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, राइट। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट सेवन्थ है, उसमें भी जो लैटिस एनर्जी है, वो आपका जो LiCl है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है बॉन्ड। तो यहाँ पे भी
3n सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। देन आपका आता है 8th ऑप्शन, तो उसमें BF3, BCl3, BR3, देन BI3। बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है और इसका सबसे कम है। अब आप पूछेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों सबसे ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जब I- की सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी पोलराइजिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट इम्प्लाइज उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और ये ट्रू है। तो हमारे पास टोटल जो करेक्ट स्टेटमेंट्स आ रही हैं P दैट आर ट्रू जो आ रही हैं दैट इज़ 6 एंड Q इज़ 2। तो 6 - 2 का होल स्क्वायर जो हमें निकालना था वो है 16। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन मिल गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।